गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने मोनोटोनिक फंक्शंस पढ़ाए और मोनोटोनिक फंक्शंस में मैंने आप लोगों को भी बात बताई कि किस तरीके से कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है। आप लोग इस वीडियो को देखें तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग मोनोटोनिक फंक्शंस के सवाल लगाएंगे, किस तरीके से हमारे फंक्शन इंक्रीज़ करेंगे और किस तरह डिक्रीज़ करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से लगेंगी। अब इसके बाद में एप्लीकेशन डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं और इसी में कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल होती हैं, यानी हम लोग ये समझेंगे और ये निकालेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर एक्स एक्सिस है, ये है हमारे पास में वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। मैंने आपको ये बात बताई थी जब डेरिवेटिव पढ़ाया था कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है यही डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स कहलाता है। अगर हमारे पास में कोई कर्व है, आप देख लें इस चीज़ को कि अगर हमारे पास में कोई कर्व दिया हुआ है, इस कर्व की इक्वेशन y बराबर एफ एक्स है, कोई अननोन कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन y बराबर एफ एक्स है और इसके ऊपर कोई पॉइंट यहाँ के ऊपर ले लिया गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है। कोई पॉइंट यहाँ के ऊपर ये p ले लिया गया p और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ के ऊपर x1, y1 है और इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई। ये इस पॉइंट पर ये जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई। पॉइंट यहाँ के ऊपर पी है। कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाएगी, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाएगी तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो डेरिवेटिव कहलाता है। और कोऑर्डिनेट में क्लास 11th में और फिलहाल क्लास 10th में भी हम लोग ये पढ़ते हुए आते हैं कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप m है, यानी अगर मान लिया जाए कि इसका स्लोप जो है वो यहाँ के ऊपर स्मॉल m है, तो इक्वेशन क्या होती है, यानी हमने यहाँ के ऊपर देख ली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, ये p है, x1, y1। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 ये आप लोगों ने क्लास 9th में और क्लास 10th में और क्लास 11th में पढ़ा। जिन लोगों ने जहाँ भी पढ़ा हो y माइनस y1 और बराबर m टाइम्स x माइनस यहाँ के ऊपर x1 होता है। ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा। यहाँ पर m जो है वो स्लोप है और मैंने फिर आप लोगों को रिपीट किया कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है यानी ये m जो है ये स्लोप है, ये आता है यहाँ के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स एट x1, y1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हर लाइन जो है वो अपने स्लोप से पहचानी जाती है, अगर हम इसकी जगह के ऊपर आप देख लें इस चीज़ को, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी। सारे बच्चे मेरी बात को गौर से सुनेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, यानी y माइनस यहाँ के ऊपर y1 होगा। और अगर हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो उस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस टेंजेंट का स्लोप क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स एट x1, y1। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 ये लिखी और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया m की जगह के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स एट x1, y1 और ब्रैकेट में लिख दिया x माइनस यहाँ के ऊपर x1। इसको सारे बच्चे यहाँ के ऊपर बॉक्स में कर लें। और ये मैंने पहला फार्मूला आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 क्या हो जाएगी, y माइनस y1 और जहाँ पर m है वहाँ पर टेंजेंट का स्लोप रख दिया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और x माइनस x1।
तो जब भी आप लोग सवाल लगाएंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो होगा y माइनस वाई वन बराबर dy बाई डी एक्स एट x1 y1। एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि आप लोग सर्कल देखते हैं, सर्कल में सरकमफ्रेंस में दोनों सरकमफ्रेंस यानी का मतलब ये हो गया सर्कल हो गया, और अगर हमने एक सरकमफ्रेंस के पॉइंट से दूसरे सरकमफ्रेंस के पॉइंट को मिला दिया तो ये कॉर्ड्स कहलाती हैं। लेकिन अगर वही कॉर्ड यानी वही लाइन सेंटर से पास होने लगती है तो वो डायमीटर कहलाती है कॉर्ड, लेकिन लार्जेस्ट जो कॉर्ड है उसका नाम जो है बदल जाता है और उसका नाम जो है वो डायमीटर हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी लाइन, जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये टेंजेंट हमने बढ़ा दी, इसके ऊपर कोई भी लाइन हम लोग ऐसे खींचेंगे, देखिए ये, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। इसी तरीके से कोई भी लाइन अगर हम लोग खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। लेकिन अगर हम एक लाइन ऐसे खींचें कि जो इसके इस पॉइंट से पास हो, ये पास हो और इसकी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, ध्यान रख लीजिएगा, अगर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो तो ये नॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ के ऊपर नॉर्मल। देखिए वही बात आई, मैंने आपको क्या बात बताई कि सारी लाइनें कॉर्ड कहला रही हैं, लेकिन अगर डायमीटर का कहना है तो इसका मतलब उसको सेंटर से पास होना पड़ेगा। अगर कोई भी लाइन इस तरीके से है कि जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से, और परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट है, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट है, तो कहलाएगी नॉर्मल कहलाएगी। अब आप लोगों को ये बात पता है कि कोई दो लाइनें अगर आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होता है। ये आप लोगों को पता है। देखिए हम चाहे इस टेंजेंट की बात करें, ये भी x1 y1 से पास हो रही है, और ये जो है देखिए ये, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं है, नॉर्मल ही रहेगी। लेकिन ये कहाँ से पास होगी? x1 y1 से पास होगी। तो बात वही आ गई कि फिर वही बात आई कि देखिए ये पहला पॉइंट हुआ और ये यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दूसरा पॉइंट हुआ कि इक्वेशन ऑफ यहाँ के ऊपर लाइन पासिंग थ्रू x1 कॉमा यहाँ के ऊपर y1 इज y माइनस यहाँ के ऊपर y1 और बराबर m टाइम्स x माइनस और यहाँ के ऊपर ये x1। किसी भी लाइन में इसकी इक्वेशन भी यही होगी, लेकिन किसी भी लाइन में उसको पर्टिकुलर लाइन बनाना है, नॉर्मल बनाना है, तो हम इसमें नॉर्मल का स्लोप रख देंगे। तो नॉर्मल का जब स्लोप रख देंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो इक्वेशन नॉर्मल कहलाएगा। अभी हमने आपको ये बात बताई, सारे बच्चे देखेंगे कि अगर इसका स्लोप जो है वो m1 माना जाए, इसका स्लोप m1 माना जाए और इसका स्लोप जो है वो m हो, तो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो m1 बराबर -1 आ जाएगा। ये बात सबकी समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि m जो है वो बराबर हो जाएगा -1 यहाँ के पर m1, सॉरी m1 बराबर यहाँ के ऊपर, जब हम लोग यहाँ के ऊपर m1 की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर -1 और यहाँ के ऊपर m, क्योंकि हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हम लोगों ने y माइनस y1 लिखा और बराबर इस m की जगह के ऊपर हम लोगों ने m1 कर दिया और ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर यह आ जाएगा x माइनस x1। जैसे ही हमने m की जगह पर m1 रखा, फौरन क्या हो गया? वो नॉर्मल लाइन हो गई, वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। अब हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया, सॉल्व करना शुरू किया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी y माइनस y1 और इस m1 की वैल्यू -1/m होगी। ये देखिए -1/m वो देखिए रखी हुई है और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस यहाँ के ऊपर x1। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर y माइनस यहाँ के ऊपर y1 करेंगे और बराबर -1 और इस m की जगह के ऊपर हम लोग dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा यहाँ के ऊपर y1 कर देंगे, क्योंकि m की वैल्यू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 है और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे यहाँ के ऊपर x माइनस यहाँ के ऊपर x1। देखिए कोई भी बच्चा जिस तरह याद करना चाहे उस तरीके से याद करे, कि चाहे वो नॉर्मल की इक्वेशन ये याद कर ले, y माइनस y1 बराबर -1 dy बाई डी एक्स एट x1 y1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, इस तरह भी याद कर सकता है। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, अगर हम इसको
सॉल्व करके किसी और फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप देख लें इस चीज़ को कि इसका दूसरी फॉर्म भी आ सकती है। आप इस तरह याद कर सकते हैं, ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, लेकिन हम लोग किताबों में और भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, dy/dx एट x1y1 को हम लोग इधर कर देंगे तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ के पर y माइनस यहाँ के पर y1, सारे बच्चे देखें y माइनस यहाँ के पर y1 और dy/dx एट x1y1 जो है वो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के पर dy/dx एट यहाँ के पर x1 कॉमा यहाँ के पर y1। देखिए क्रॉस हो गया और बराबर का निशान लगा और माइनस का यहाँ के पर x माइनस यहाँ के पर x1 ये इधर रह गया। इसका मतलब ये हो जाएगा y माइनस y1 ये आएगा और dy/dx एट x1 कॉमा यहाँ के पर y1 और ये माइनस लिखा हुआ ये प्लस कर दिया, x माइनस यहाँ के पर x1 बराबर 0। इसको लड़के जो है वो बॉक्स में कर ले और इसको भी बॉक्स में कर ले, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो आप लोग याद कर लिए। जब भी हम आप लोगों से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेंगे तो आप इन दोनों में से किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, उससे आप लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम हो जाएगी। यहाँ तक पहुंची बात। ये 2 पॉइंट हो गए। इस 2 पॉइंट के बाद में तीसरा पॉइंट आप यहां पर देखें। तीसरा पॉइंट यहां पे है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू यहां के पर एक्स एक्सिस, इफ टेंजेंट इज, ये तीसरा पॉइंट है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख लें आप तीसरा पॉइंट क्या है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सब बातें और कर ली कि 2 बातें मैंने बताई आपको। अब तीसरी बात क्या है कि अगर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट क्या हुई, एक लाइन हुई। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा उस टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, देखिए इस तरीके की सिचुएशन आएगी कि हमारे पास में अगर यहाँ के पर ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये यहाँ के पर एक्स एक्सिस हो गया और उसके बाद में ये हमारे पास में यहाँ के पर ये देखिए ये कर्व आ गया, ये कर्व है। और अगर इस पॉइंट पर जहाँ के पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई है, ये पॉइंट को ले लिया गया और ये पॉइंट यहाँ के पर ये P है और इसके कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है और कहा जाए कि ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमेशा इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy/dx एट पॉइंट P यानी x1, y1। इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां के पर आप लोग यहां के पर नोट करेंगे, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन यहां के पर आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट यहां के पर ये P बराबर 0। ये अगला पॉइंट हो गया। ये मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि कहीं के ऊपर भी आप कंडीशन में फंसे ना। अगर कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाए और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो हम लोग dy/dx को 0 के बराबर कर देंगे। ये 3 बातें हुई। देखिए चौथी बात आप यहां के पर देखिए, 4th पॉइंट कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू यहां के पर y एक्सिस, अगर टेंजेंट जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कहने का क्या मतलब हो गया कि अब सिचुएशन यहां के पर ये आ गई। अच्छा ये भी कंसेप्ट आप समझ लें कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम क्या देखते हैं कि वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रही है, 0 बना रही है, जिसका मतलब m बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, m बराबर tan 0, तो m बराबर 0, इसका मतलब dy/dx बराबर 0। अगर हमने क्या किया कि एक टेंजेंट यहां के पर ये खींची, देखिए ये टेंजेंट है कि यहां के पर ये हमारे पास में टेंजेंट है और टेंजेंट क्या हो गई कि किसी पॉइंट के ऊपर ये कर्व हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है। देखिए ये हमारे पास में ये हमारे पास में देखिए कर्व है ए, ये देखिए ये कर्व चलता चला जा रहा है
और ये कर्व इधर से ये देखिए ये चलता चला जा रहा है मान लीजिए। और अगर हम इसमें कोई पॉइंट ले लें, अगर कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए कि हमने ये पॉइंट ले लिया और ये क्या हो गई कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, टेंजेंट क्या हो गई पैरेलल टू यहाँ के ऊपर वाई एक्सिस हो गई। ये देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये पी पॉइंट यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये जो है ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये क्या बनाएगी, ये 0 डिग्री बनाएगी और ये क्या बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर tan 90, यानी स्लोप क्या हो जाएगा m बराबर tan थीटा, m बराबर tan 90। m स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा dy बाई यहाँ के ऊपर dx एट यहाँ के ऊपर मान लीजिए p यहाँ ट्रांसफर हो चुका एट p, और tan 90 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ के ऊपर 1 अपान यहाँ के ऊपर ये 0। यहाँ तक बात आ गई। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए और वो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो फिर हम ये देखेंगे कि अब वो क्या एंगल बना रही है, वो 90 बना रही है। तो इसका मतलब उसका स्लोप जो है m बराबर tan थीटा, m बराबर यहाँ के ऊपर tan 90 हो जाएगा और dy बाई dx अनडिफाइन होगा यानी 1/0। तो या तो आप dy बाई dx बराबर इन्फिनाइट याद कर लीजिए और जब इसको आप पलट दीजिएगा तो dx अपान dy हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 0/1 बराबर 0। अब जो बात आपको याद करना हो वो याद कर लीजिए कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए और वो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो, या तो आप याद कर लें कि dy बाई dx अनडिफाइंड होगा और या आपका तो याद कर लें कि dx अपान dy 0 के बराबर होगा। यहां तक बात पहुंची। अब इसके बाद में यहां के ऊपर 5वां पॉइंट देखें कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये हमने आप लोगों को बात बता दी थी कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये मैं पॉइंट लिख नहीं रहा हूं लेकिन 5वां पॉइंट अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा कि अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और तो दोनों का हम लोग स्लोप लेंगे। एक का स्लोप अगर मान लीजिए कि m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 m2 बराबर -1 होगा। यहां तक बात पहुंची, 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद में फिर आप यहां के बड़ी देखें कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। हेडिंग क्या है हमारी, यहां के बड़ी है हमारी हेडिंग है, अगला अगला 6वां पॉइंट है यहां के बड़ी है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। सारे लोग ये हेडिंग डालेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। आप देखें अगर हमारे पास में यहां के पर ये वाई एक्सिस, देखिए यहां के पर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमने यहां के ऊपर एक कर्व जो है देखिए यहां के ऊपर ये ले लिया और दूसरा कर्व जो है वो हम लोगों ने यहां के ऊपर ये देखिए एक कर्व ये ले लिया और एक कर्व जो है वो हम लोगों ने यहां के ऊपर ये ले लिया। अगर इन दोनों कर्व के बीच में एंगल जो है वो यहां के ऊपर ये थीटा है, सारे बच्चे देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यहां के ऊपर ये टू कर्व, दो कर्व खींचे गए और दोनों कर्व ने आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटा और अगर मान लिया जाए कि वो पॉइंट जो है वो यहां के ऊपर ये पी है और इन दोनों इंटरसेक्शन के बीच में एंगल यहां के ऊपर थीटा है। एक बात अपने दिमाग में आप रख लें, अगर इस इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन क्या होगा, ये दोनों कर्व का कॉमन पॉइंट होगा, उस कॉमन पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए, कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने एक टेंजेंट जो है देखिए ये ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट जो है वो हम लोगों ने यहां के भाई ये ड्रॉ कर दी, देखिए ये निकल गई। तो आप याद रखिएगा कि ये एंगल और यहां के पर ये एंगल यहां के बराबर होगा, यानी ये टेंजेंट यहां के पर ये निकल गई, देखिए टेंजेंट ये निकल गई और उसके बाद में ये टेंजेंट यहां के पर ये निकल जाएगी, यहां के पर ये टेंजेंट यहां के पर ये निकल जाएगी, ये इस तरीके से यहां के पर ये निकल जाएगी और इस तरीके से यहां के पर ये निकल जाएगी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, ये ध्यान रखिएगा, किताबों में आप फिगर जरा साफ देख लीजिएगा कि एक टेंजेंट जो है ये निकल गई और एक टेंजेंट जो है वो यहां के पर ये निकल गई, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा
वही कर्व के बीच का एंगल कहलाएगा। यानी कर्व के बीच जो एंगल होगा वही टेंजेंट के बीच एंगल होगा, जो टेंजेंट्स के बीच एंगल होगा वही कर्व के बीच एंगल होगा। यही थ्योरी है, ये थ्योरी पढ़ाई जाती है कि अगर किसी भी दो कर्व के बीच, इन्हें जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको एंगल निकालना है तो उस कॉमन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, उन दोनों टेंजेंट के बीच वही एंगल होगा जो कर्व के बीच में एंगल होगा। यहां तक बात आई। अगर मान लिया जाए ये दोनों लाइनें, एक का स्लोप जो है वो यहां के ऊपर हमारे पास में देखिए ये m1 है और दूसरे का स्लोप यहां के ऊपर m2 है, और ये एंगल जो है यहां के ऊपर थीटा है, और x एक्सिस के साथ में इसका इंक्लिनेशन जो है वो θ1 है और इसका इंक्लिनेशन जो है वो यहां के ऊपर ये θ2 है। बात आप समझ आ रही है? आप लोग बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है, क्लास 10th में आप एक्सटीरियर थ्योरम पढ़ते हैं। एक्सटीरियर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बाहर वाला जो एंगल है अंदर के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट और पहला स्टेप हमारा यहां के ऊपर ये हुआ कि θ2 बराबर यहां के ऊपर ये आ जाएगा θ1 और प्लस यहां के ऊपर ये θ। दोनों टेंजेंट्स के बीच में या कर्व के इंटरसेक्शन के बीच में एंगल क्या है? θ। हम लोगों को θ निकालना है, तो θ की वैल्यू जो है यहां के ऊपर मिल जाएगी θ2 और माइनस के θ1। एक्सटीरियर एंगल बराबर किसी भी ट्रायंगल में अंदर के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। इसका मतलब θ की वैल्यू जो है यहां के ऊपर θ2 और माइनस के θ1 आ जाएगी, और दोनों तरफ हम लोग tan ऑपरेट कर देंगे, तो tan θ बराबर यहां के ऊपर ये आ जाएगा tan θ2 और माइनस के θ1। ये अगला स्टेप हुआ। इसके बाद में हम लोगों ने tan a - b का फार्मूला इसमें लगा दिया। देखिए tan θ बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा tan θ2 माइनस के tan θ1 और अपॉन यहाँ के ऊपर 1 प्लस यहाँ के ऊपर tan θ1 और यहाँ के ऊपर tan θ2। ये भी स्टेप समझ में आ गया। इसके बाद में अगर ये एंगल यहाँ के ऊपर ये θ1 बना रहा है, तो देख लीजिए इस चीज़ को कि tan θ बराबर ये हम लोगों ने tan θ लिया और यहाँ के ऊपर m2 रख दिया। tan θ2 का मतलब m2, ये m1 है और इसका स्लोप इस लाइन का m2 मान लिया है, तो m2 माइनस यहाँ के ऊपर m1 और अपान यहाँ के ऊपर 1 प्लस m1 और यहाँ के ऊपर m2 आ जाएगा। इसके बाद में ये जो θ होता है, चूंकि एक्यूट एंगल होता है, चूंकि θ जो है जो अंदर है θ इज एक्यूट। यहां पे आप समझ लें इस चीज को, θ क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। इसलिए tan θ बराबर हम लोग यहां पर मॉड लगा देते हैं m2 माइनस यहाँ के ऊपर m1 और अपान यहाँ के ऊपर 1 प्लस m1 और यहाँ के ऊपर m2। यहां तक बात आ गई। अब ये पॉइंट क्या बता रहा है आपको? ये पॉइंट ये बता रहा है कि अगर दो लाइनों के बीच में आपको एंगल निकालना है तो हमेशा हम लोग tan θ बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 पर मॉड लगा देंगे। चाहे आप m2 माइनस m1 करें और चाहे m1 माइनस m2 करें, हमें रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। तो यहां तक बात आई। इसके बाद में इस छठे में यहाँ के ऊपर देखिए कंडीशन यहाँ के ऊपर क्या आ जाती है? पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 1 कंडीशन क्या है कि इफ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ देखिए पहला क्या हो गया? इफ बोथ द लाइन्स आर यहां के ऊपर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं तो इनके बीच बनने वाला एंगल θ जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि देन θ इज इक्वल टू यहां के ऊपर 0 डिग्री। तो हम लोग यहां 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? यहां 0। तो tan 0 कितना हो जाएगा बच्चों? देख लीजिए इस चीज को, tan 0 डिग्री बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 और अपान 1 प्लस m1 और यहां के ऊपर m2। देखिए मॉड सिर्फ इसलिए लगाया गया है, हर आदमी ध्यान दे ले कि हमें θ की का रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। तो आप मॉड लगाएं या ना लगाएं, अगर आप अपने आप यहां पर बड़ा वाला स्लोप रखेंगे और यहां छोटा स्लोप रखेंगे तो रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो बड़ा स्लोप होगा वो पहले रखा जाएगा, चाहे आप m1 माइनस m2 करें और चाहे m2 माइनस m1 करें, तो tan 0 0 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा देखिए m2 माइनस यहाँ के ऊपर m1 और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1 प्लस m1 m2। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 बराबर 0 और रिजल्ट आ जाएगा m2 बराबर m1। ये कंडीशन मैंने आप लोगों को डिराइव करा दी कि दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो आप जानते भी हैं, लेकिन आती यहां से है कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे और m1 और m2 बराबर हो जाएंगे। अब अगली कंडीशन क्या है? इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर,
अगर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, अगर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, अगली कंडीशन देखिए, ये पहली कंडीशन थी, और सेकंड कंडीशन यहां पर ये है कि इफ बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो देन थीटा इज इक्वल टू यहां के पर 90 डिग्री। अगर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 हो जाएगा, और हम लोग इसी फार्मूले में यहां पर रखेंगे, ये आ जाएगा देखिए यहां के पर tan 90 और बराबर m1 माइनस m2 जो भी आपकी समझ में रखिए, और 1 प्लस यहां के पर m1 m2 होगा, और tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी को हम लोग लिख देंगे 1/0, और रिजल्ट हो जाएगा यहाँ के पर m1 माइनस m2 और अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा 1 प्लस m1 m2। यहाँ तक बात आई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी 0 से हो जाएगी, और रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के पर 1 प्लस m1 m2 बराबर यहाँ के ऊपर 0। ठीक है, तो यहाँ से m1 m2 किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर यहाँ के पर परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमने आप लोगों को जो है वो बात पहुँचाई। इसके बाद में देखिए इसकी थ्योरी जो है वो इतनी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये जो पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसकी थ्योरी इतनी है। अब इसके ऊपर आप आज ही से प्रॉब्लम देख लें, और फिर जब आप इसका दूसरा पार्ट देखेंगे टेंजेंट नॉर्मल का, तो उसमें फिर हम और प्रॉब्लम्स को ऐड करेंगे। देखिए यहां के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व। यहां पर क्वेश्चन देखें आप, कह रहा है कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर यहां के पर 1 है, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, द टेंजेंट्स टू द कर्व, टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का यहां के पर 5x प्लस 6 एट द पॉइंट 2,0, एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0 एंड 3,0 आर एट राइट एंगल्स। ये हमारा यहां के ऊपर ये सवाल है। कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स, यानी कर्व पे जो टेंजेंट खींची जा रही है, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, और पॉइंट जो है वो यहां के ऊपर 2,0 3,0 दे रखे हैं, और ये हमें प्रूव करना है कि आर एट यहां के ऊपर राइट एंगल्स। तो इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहला काम क्या होगा कि जो कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ के पर 5x और प्लस 6, ये देखिए यहाँ के पर ये देवी होगी, इसको हम लोग यहाँ के पर इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 कहेंगे, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा dy/dx बराबर 2x और माइनस का यहाँ के पर ये 5। ठीक है, इसके बाद में ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। क्या आ गया? ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। इसके बाद में dy/dx यानी टेंजेंट ऑफ स्लोप एट 2,0 हम लोगों ने निकाल लिया। 2,0 का मतलब ये हो गया कि x की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, और y अगर होगा तो y की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे, तो बराबर आ जाएगा 2 इंटू यहाँ के पर 2 माइनस 5 और बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर -1। यानी हमने कर्व के ऊपर टेंजेंट खींची और टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट के ऊपर निकाल लिया, वो यहाँ के ऊपर -1 आ गया। इसके बाद में फिर दूसरी टेंजेंट का स्लोप dy/dx एट यहाँ के पर हम लोग 3,0 निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 रख देंगे, तो 2 इंटू 3 और माइनस का 5 आएगा, और बराबर रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के पर +1। अब आप खुद गौर कर लें कि दोनों जो टेंजेंट के स्लोप निकाले, अगर हम इसको m1 मान लें और इसको m2 मान लें, तो m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। आप देख लें इस चीज़ को। तो अगर ये यहाँ के पर m1 है और ये यहाँ के पर m2 है, तो चूंकि m1 m2 जो है वो -1 इंटू 1 बराबर यहाँ के पर आ गया -1। इसका मतलब क्या हो गया
इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स, यहां पे लिख दिएगा कि हेंस द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में बात आप लोग की आई? हेंस द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो गया। ये हुआ यहां के पर क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में अब आप लोग क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि प्रूव दैट द कर्व्स y² बराबर 4x। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 2 है, कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व्स y² बराबर 4x, y² बराबर यहां के पर ये 4x एंड x² प्लस y² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0 टच या टचेस ईच अदर at point 1, 2। एट पॉइंट यहां के पर 1, यहां के पर 2। आप सुन लीजिए मेरी बात, सवाल को पूरे। कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि एक कर्व ये दे रखा है और दूसरा कर्व यहां के पर ये दे रखा है। अब इस सवाल को लंबा ना करने की वजह से हम लोगों ने इसको यहां के पर इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और कह रहा है कि प्रूफ करो कि दोनों कर्व जो हैं जो टच करते हैं तो वो कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है वो 1, यहां के पर 2 है। एक बात। दूसरी बात, सारे लोग अपने दिमाग में बात रख लें कि अगर दोनों 1, 2 पर टच करते हैं तो हम कर नहीं रहे, हम आपको खाली बता रहे हैं आप x की जगह पर 1 रखिए और y की जगह पर 2 रखिए। जब x की जगह पर आप 1 रखेंगे तो 4 × 1 क्या मिल जाएगा? 4, ठीक है। और y की जगह पर जब आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 बराबर 4। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम इस 1/2 को x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 यहां रखें और चाहे यहां रखें, हम रख के दिखा नहीं रहे हैं, तो ये दोनों ही कर्व इस पॉइंट से पास होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों इसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो चाहे आप इसमें x की जगह पर और y की जगह पर इसमें रखिए और x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 रखिए, तो लेफ्ट और राइट बराबर आएगा। इसका मतलब यह है कि ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों पॉइंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है दोनों कर्व का जो है वो सेम है। अब हम लोग इसको सवाल को लगाना शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। तो y² बराबर 4x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y और dy/dx, जो लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं वो देख लें इस चीज़ को। बाकी मैंने डिफरेंशिएशन का भी आप लोगों को डाल रखा है इसके ऊपर, आप उस शूट को देख सकते हैं। तो ये 2y और फिर y का करेंगे dy/dx और बराबर 4 आएगा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर जो dy/dx की वैल्यू बच्चों मिलेगी बराबर मिल जाएगी 2 अपान यहाँ के ऊपर y। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हम लोगों ने dy/dx निकाला। इसके बाद में dy/dx और फिर इक्वेशन नंबर 2 से बच्चों यहाँ के ऊपर देख लीजिए, यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x² का डिफरेंशिएशन करिएगा 2x मिलेगा, फिर y² का करिएगा तो 2y और dy यहाँ के ऊपर dx मिलेगा। देखिए यहाँ तक पहुंचे और -6x का करिएगा तो 6 मिलेगा, इसका 0 हो जाएगा और बराबर यहाँ के ऊपर आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 2y और dy यहाँ के ऊपर dx बराबर ये आ जाएगा 6 माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2x, फिर y होगा और dy यहाँ के ऊपर ये dx आएगा और यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3 माइनस और यहाँ के ऊपर ये x और ये 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। देखिए y अपनी जगह पर है तो यहाँ से जो dy/dx की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 3 - x अपान और ये y नीचे आ जाएगा, ये यहाँ के ऊपर y। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 4। सारे लोगों ने ये बात को समझा। इसके बाद में दोनों अब क्या करेंगे, हम इनका टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि हमने दोनों कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया और हम इसका dy/dx जो है इस पॉइंट पर अगर निकालें
तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 आप लोग बच्चों देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 dy/dx एट 1, 2 जब निकालोगे तो x की जगह पर ये है और y की जगह पर ये टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ के ऊपर ये 2/2 और बराबर 1 आएगा, y की जगह पर 2 रख दिया। इसके बाद में इस इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ के ऊपर dy/dx एट 1, 2 बच्चों निकालोगे तो जहां पर x है वहां पर 1 रख दो और y की जगह पर 2 रख दो, तो यह आ जाएगा 3 - 1 और अपान 2 और बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां के पर वैल्यू आ जाएगी यहां के पर 1। अगर अब देखिए प्रूव हो गया, हमने कर्व के पॉइंट पर यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो कॉमन पॉइंट था उसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया और स्लोप बराबर आ गए। स्लोप कैसे आ गए, यहां के ऊपर स्लोप बराबर हो गए। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि अगर स्लोप बराबर ना आते, इसका मतलब ये तो फिर लाइनें अलग अलग हो जाती, या पॉइंट अलग अलग हो जाते और या लाइनें अलग अलग हो जाती। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट पर स्लोप जो है वो बराबर आ रहा है, और अगर ये स्लोप अलग अलग आ जाते तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट जो था फिर वो डिफर कर जाता। एक ही पॉइंट है इसलिए एक ही स्लोप होगा। यहां पे आप लोग लिखेंगे सिंस द स्लोप इज सेम एट 1, 2 of the tangent at the point, therefore hence the contact point is 1, 2, hence the contact point is 1, 2। ये आपकी बात समझ में आ गई। स्लोप बराबर, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट जो है वो यहां के ऊपर डिफर नहीं कर रहा है, वही सिंगल पॉइंट के ऊपर कर्व जो है वो एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, ये हुआ, यानी स्लोप बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसी पॉइंट के ऊपर वो स्लोप कर्व जो है वो टच कर रहा है। इसके बाद में कह रहा है कि फाइंड द एंगल। इसके बाद में यहां के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 4 है, कह रहा है कि फाइंड द यहां के ऊपर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स। कह रहा है कि यहां के ऊपर बिटवीन द कर्व्स XY बराबर 3, XY बराबर यहां के ऊपर ये 3 और उसके बाद में दूसरा यहां के ऊपर ये दे रखा है एंड XY² और इज इक्वल टू यहां के ऊपर 6। कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। बच्चों देख लो, किसका, बिटवीन द कर्व। अगर मान लिया जाए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों कर्व के बीच, इसको इक्वेशन नंबर यहां के ऊपर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने यहां के ऊपर 2 मान लिया। अगर मान लिया जाए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहां के ऊपर ये सेकंड आएगा और प्लस यहां के ऊपर ये सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट बराबर 0। इसमें हमने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का फार्मूला लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, और यहां से हम लोगों ने dy/dx बराबर निकाला माइनस के y अपान यहां के पर x। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहां के पर ये 3। इसके बाद में फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसमें भी 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहां के पर सेकंड फर्स्ट फंक्शन, y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx हुआ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और प्लस यहां के पर आ जाएगा सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट और बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि 2xy और यहां के पर आ जाएगा dy/dx बराबर माइनस का y², ये उधर चला जाएगा। इसके बाद में यहां से ये y और इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी dy/dx बराबर माइनस का यहां के पर y और अपान यहां के पर 2x। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सब लोग मेरी बात समझ गए। ये जो dy/dx निकाला है वो हम लोगों ने क्या किया है, इनके बीच का एंगल जो है वो हम लोगों ने थीटा माना है, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि कर्व दोनों आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कॉमन पॉइंट है। अगर मान लिया जाए कि एक स्लोप यहां के पर हमारे पास में m1 बराबर यहां के ऊपर ये आ गया और दूसरा स्लोप जो है वो m2 बराबर उस कॉमन पॉइंट के ऊपर ये आ गया, और दोनों के बीच में यहां के ऊपर एंगल जो है वो थीटा है, तो हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया कि tan थीटा बराबर
यहाँ के ऊपर m1 माइनस m2, तो m1 और माइनस के, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा m2 और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, ये देखिए माइनस का y अपान x हम लोगों ने ये रख दिया, और माइनस का यहाँ के ऊपर y अपान और ये 2x हम लोगों ने ये रख दिया। आप लोगों ने मेरी बात समझी। इसके बाद में दोनों स्लोप को रखने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसको सॉल्व करना शुरू किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे और कैलकुलेशन को बढ़ाइए। तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ के ऊपर tan थीटा, और उसके बाद में बराबर ये माइनस का यहाँ के ऊपर y अपान x होगा, और ये प्लस का यहाँ के ऊपर y अपान यहाँ के ऊपर ये 2x होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद में फिर हम लोग और सॉल्व करेंगे। ये लाइन हम लोगों ने खींची, और ये देखिए ये 2x एलसीएम में आ गया, तो माइनस यहाँ से x चला जाएगा, तो माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2y बचेगा, और उसके बाद में सिर्फ यहाँ पर y बचेगा, यहाँ के ऊपर 2x स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ के ऊपर y स्क्वायर होगा, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2x और यहाँ के ऊपर स्क्वायर। आप लोगों ने मेरी बात को समझा। इसके बाद में जब हम इन दोनों के स्लोप निकालेंगे, यहाँ के ऊपर हम लोगों ने स्लोप निकाल दिया। इसके बाद में दोनों कर्व आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर टेंजेंट खींची जाएगी। एक पॉइंट यहाँ के ऊपर जो है वो मैं मिस कर गया हूँ, उसको आप लोग जो है वो सही कर लीजिए कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो टेंजेंट थी, इन दोनों टेंजेंट्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। देखिए यहाँ पर रुक के एक बात को समझ लीजिए, जरा सी मुझसे गलती हुई है कि दोनों कर्व आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालेंगे और उस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे। उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग देखिए कर्व इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 को, और जब हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 2 को, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ के ऊपर रुक के जरा समझ लीजिए, गलती हुई है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहाँ के ऊपर सॉल्व्ड, और सॉल्व करने के बाद में जब आप दोनों को सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा वो यहाँ के ऊपर क्या आएगा, वो पॉइंट आ जाएगा 3/2 और कॉमा यहाँ के ऊपर ये 2। ये पॉइंट यहाँ के ऊपर जो है वो गड़बड़ हुआ था, आप समझ लें। पहले जो दो कर्व दिए हुए होंगे दोनों को सॉल्व करेंगे, और दोनों को सॉल्व करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो 3/2, मिलेगा। अब 3/2, पर हम लोग dy/dx निकालेंगे। तो एक dy/dx तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये निकाला है। इस वाले हिस्से को आप यहाँ के ऊपर रफ कर दीजिए, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बस आप इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि दोनों कर्व आपस में सॉल्व किए जाएंगे, और दोनों कर्व इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो 3/2 और कॉमा यहाँ के ऊपर ये 2 मिलेगा। ये पॉइंट मिस कर गया था, और एक स्लोप जो है वो यहाँ के ऊपर ये है और एक स्लोप ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan थीटा बराबर एंगल तो ये मान लिया है, तो हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करेंगे कि tan थीटा बराबर ये लाइन हम लोगों ने यहाँ के ऊपर खींची, y की जगह के ऊपर 2 रखेंगे और x की जगह के ऊपर 3/2 रखेंगे। तो माइनस यहाँ पर ये रखा, और y की जगह के ऊपर हम लोगों ने 2 रखा, और x की जगह के ऊपर 3/, यहाँ के ऊपर ये 2 रखा। फिर प्लस लगा दीजिएगा। फिर इस y की जगह पर भी यही करिएगा कि ये 2 रख दिएगा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर 2 करिएगा, और x की जगह के ऊपर ये रख दिएगा 3/2। फिर 1 प्लस करिएगा, और y स्क्वायर अपान यहाँ के ऊपर ये x स्क्वायर है, यहाँ पर वैल्यू कर दिएगा, y की जगह के ऊपर कर दिएगा 2 का स्क्वायर, और अपान यहाँ के ऊपर 2 और इंटू x का स्क्वायर करिएगा, तो यह आ जाएगा 3/2 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले आप लोग यहाँ के ऊपर सवाल को समझ लें कि दो कर्व दे रखे होंगे। हम मान लेंगे कि दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो, मान लीजिए कि वहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। दोनों को सॉल्व किया और 3/2 और कॉमा 2 यहाँ के ऊपर निकाल लिया। तो पहला dy/dx में आप x और y की जगह पर ये रखिए, दूसरे dy/dx में x की जगह पर ये रखिए और y की जगह पर ये रखिए। तो दोनों से जो रिजल्ट आएंगे एक m1 कहलाएगा और एक m2 कहलाएगा, और आप फार्मूले में रख दें m1 माइनस m2 उन वैल्यूज को, और सॉल्व करते हुए आप जाएंगे तो tan थीटा बराबर, अब आप इसको को घर पे कर लीजिएगा। अब तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, इसलिए आप लोग देख लिए tan थीटा बराबर यहाँ के ऊपर मिलेगा हम लोगों को 6/17। क्या मिलेगा? 6/यहाँ के ऊपर 17। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर tan इनवर्स यहाँ के ऊपर 6/17
यहाँ के ऊपर 17। ये सवाल अगर आप लोगों की समझ में आ गया तो मुझे लग रहा है, ये फिर सुन लीजिए, सवाल में कहा गया था फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से 3/2 और (2) वैल्यू मिल जाएगी, और 3/2 (2) फिर क्या कर पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, और हम लोग m1 बराबर dx एट दिस पॉइंट निकालेंगे, m2 बराबर dx एट दिस पॉइंट निकालेंगे, और दोनों वैल्यूज जब m1 m2 मिल जाएगा तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 और अपान 1 प्लस m1 m2 में हम लोग रख देंगे, और रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो tan थीटा 6/17 मिलेगा, और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स 6/17। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में आप लोग इसका सेकंड पार्ट जब देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस और लगेंगे। इसको आप लोग चैनल को देखते जाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।